तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। उम्मीद है आप लोग इस सीरीज को नहीं भूले होंगे। तो चलिए और भी आप लोगों को ना तरपाते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पर उससे पहले बच्चे दूर रहो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डिवाइनरी शैक के गुस्से को देखकर जंग ने उसके पीछे रेड को भेज दिया था, जिसके चलते रेड ने डिवाइनरी के बदला लेने से पहले ही उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वहीं हमने दूसरी तरफ देखा था, लेडी शॉक अपने सफाई में ऑटर बिल्डिंग के मास्टर के सामने कहा था, ये सारी चीजें मेरे खिलाफ एक साजिश है। तो अब आगे वह बंदा सॉन्ग लेडी शॉक की बातों को सुनने के बाद उससे पूछता है, तो फिर कल मेडिकल वार्ड में जो आपने उसके साथ हंगामा किया था वो इसलिए था। लेडी शॉक बताती है, मैंने बस उससे कहा था लॉर्ड मॉक के बेडरूम से दूर रहने के लिए, पर उसने मेरे ऑर्डर को अनदेखा किया और उल्टा मुझसे ही क्वेश्चन पूछने लगा था। जिस पर कि वह बंदा कहता है, ओह अच्छा, लेकिन उसने तो लॉर्ड मॉक की जान को बचाई है जब आप उसे मारने की कोशिश कर रही थी। लेडी शॉक जिसको सुन बोलती है, आप यह किस तरह की बातें कर रहे हो, मैं आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इतना बोलते हुए वह उसकी खामोशी से भरे चेहरे को देख बिल्कुल ही चुप हो जाती है। तो वह बंदा आगे कहता है, आपके उस हंगामा के बाद लॉर्ड जोंग लगभग मर ही चुके थे, इसीलिए मैं इस घटना को डिटेल में जांच करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग करेंगे। जिस पर कि लेडी शॉक कुछ भी नहीं बोलती है। तो वह बंदा बताता है, चिंता मत कीजिए, यह इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से फेयर होगा, केवल आपके और लॉर्ड प्योंग के लिए ही नहीं बल्कि जोंग के लिए भी। जिसके थोड़ी देर बाद लेडी शॉक वहाँ से चले जाने के बाद वो सोचता है, आखिर क्यों लेडी शॉक और लॉर्ड प्योंग लॉर्ड जोंग को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि लॉर्ड जोंग के पास तो न ही कोई मार्शल आर्ट भी है, फिर भी क्यों? क्या उसके पास कोई खास चीज है जिसके बारे में मैं भी अभी तक नहीं जानता? मैंने उससे पहले जब पूछताछ की थी तो वह बिल्कुल ही पहले से अलग लग रहा था। जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब बात जरूर है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम जोंग को देखते हैं, जो कि नई एब्जॉर्ब की गई इविल ऑरा से अपने क्यूआई सेंटर को बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर रेड आती है, जिसको देख डिमन सेज ग्रीट करता है। वहीं वह खुद जोंग को देखते हुए सोचती है, तो अब उसने उस इविल ऑरा से अपने क्यूआई सेंटर को बनाना भी शुरू कर दिया। मुझे लगा था वो बस मजाक कर रहा है जब उसने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन अब देखने से ऐसा नहीं लगता, वो सच में इसे करने की कोशिश कर रहा है। ये सब सोचते हुए वो उसके काफी ज्यादा करीब तक चली गई थी और उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, वह सुंदर तो है। उसी समय जोंग अपने आंखों को खोलते हुए कहता है, तुम कर क्या रही हो? जिसके चलते वो शर्माते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिस पर जोंग पूछता है, रियली तुम्हें नहीं पता? वह बताती है, बेवकूफ, अपनी बकवास को बंद करो और अपने क्यूआई पर ध्यान दो। साथ ही वो सोच रही थी, आखिरकार मैंने उससे पहले शर्त क्यों लगाई, मुझे इसके बारे में जरा सा और सोचना चाहिए था। तभी जोंग कहता है, अरे हाँ, मुझे कुछ पूछना था, क्या यह वही क्यूआई सेंटर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? रेड बताती है, बेवकूफ, क्यूआई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम रातों रात बना लोगे। अगर तुम लगातार कोशिश करोगे तो किसी दिन तुम अपने नाभि के पास छोटा सा गोला बना पाओगे। इतना बोलते हुए वो बिल्कुल ही हैरान हो चुकी थी, क्योंकि जोंग उसे अपने क्यूआई सेंटर को दिखाते हुए बोल रहा था, क्या तुम इसी की बात कर रही हो? जिसको देख वो पहले तो कुछ भी नहीं बोल पाती, बाद में कहती है, पहले मुझे इसे खुद से जांच करने दो। इसी के साथ वो उसकी नाभि पर हाथ को रखते हुए जब चेक करती है तो कुछ भी नहीं समझ पाती। तो जोंग पूछता है, आखिर क्या हुआ? वह बताती है, मेरा हाथ अंदर नहीं जा रहा है, मॉन्क इधर आकर तुम आजमाओ। इतना बोलते हुए वे दोनों ही कोशिश करने लगते हैं अपने हाथ को उसके आर पार करने के, पर सारी चीजें वो नाकामयाब थी। जिसके चलते रेड सोचती है, अब मुझे यह मत बताना कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग उसके सर्वेंट बन चुके हैं। ये सब सोचता हुआ वह चैन की ओर देखती है और फिर उसके क्यूआई सेंटर पर जैसे ही अपनी उंगली को रखती है तो उसे काफी ही बड़ा झटका लगता है और ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर को आत्मा छोड़कर ही निकल चुकी है। जो देखते हुए रेड बताती है, प्रॉब्लम मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। तो जोंग बोलता है, क्या कोई और रास्ता नहीं है मेरे क्यूआई सेंटर को चेक करने की? रेड बताती है, हाँ, एक और तरीका है इसे चेक करने की। लेकिन आगे वे लोग कुछ कर पाते तभी बाहर से एक आवाज आती है, लॉर्ड जोंग, क्या आप सो रहे हो? यह मैं हूँ, ऑटर बिल्डिंग का मास्टर सैंग। जो सुन जोंग सोचता है, आखिर वो मुझसे मिलने के लिए इतनी रात को क्यों आया है? वह योनमॉक क्लैन के सबसे वफादार सेवकों में से एक है, जिन्होंने वर्तमान लॉर्ड
और उनसे पहले उनके पिता की सेवा की थी। वह इतना भरोसेमंद है कि वह जिस बेटे को भी सपोर्ट करता है वही अगले लाइन को लीड करता है, इसीलिए लेडी श्योक भी उससे सावधानी रहती है। ये सब सोचने के बाद वो उसे अंदर बुला लेता है और वो अंदर आते हुए कहता है, तो आप अभी भी जाग रहे हो? तो जोंग कहता है, आपको इस समय पर क्या खींच लाए? सैंग बताता है, सबसे पहले एक सेवक के रूप में मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे गैर मौजूदगी में बाकी के मार्शल आर्टिस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। तो जोंग कहता है, आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिस पर सैंग बोलता है, नहीं मास्टर, यह सारी चीजें मेरी गलती है। तो जोंग बताता है, आपको इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। सैंग जो सुन थोड़ी देर शांत रहता है, बाद में खड़ा होते हुए अपने हाथों को उसके सर पर रखने की कोशिश कर रहा था, जिसको कि जोंग बड़े ही गौर से देख ही रहा होता है। तभी वह अपने हाथों के डायरेक्शन को बदलते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हो। वैसे वो खंजर कहाँ पर है जो मैंने आपको दिया था? जिस पर जोंग वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। तो सैंग बताता है, वो खंजर मैंने आपके पिता के बीमार होने के बाद आपके सभी भाइयों को दिया था अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। क्या आपने उसे खो दिया है? तो जोंग चैन की ओर देखने के बाद कहता है, नहीं, मैंने उसे अपने अलमारी में संभाल कर रखा है। जिस पर सैंग बोलता है, ओह तो ऐसी बात है, मुझे बहुत दुख होता अगर आप उसे खो देते। तो जोंग बताता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो आपका दिया हुआ खंजर था, मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं गुमा सकता। लेकिन मास्टर सैंग, मुझे याद क्यों नहीं है कि आपने मुझे ऐसा कभी भी कोई खंजर दिया था? सैंग बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कभी खंजर दिया ही नहीं। इतना बोलते हुए वह तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन जोंग वो किसी तरह उसके अटैक से बचता है। जो देखते हुए सैंग बताता है, तुमने दो गलतियां की। लॉर्ड जोंग कभी भी अहंकारी नहीं बनता, वो हमेशा लोगों के सामने झुकता था। और दूसरा, जब लॉर्ड चियोन ने उसे पीटा था तब से जब कोई भी उस पर हाथ उठाता तो वो चौंक जाता, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही उससे अलग हो। मैंने तुम्हारे सभी एक्यूपंक्चर पॉइंट को बंद कर दिया है, अब तुम जरा सा भी नहीं हिल सकते। तो बताओ असली सच्चाई क्या है और असली लॉर्ड जोंग वो कहाँ पर है? जोंग जो कि सुन तुरंत ही अपने डेविल अवतार में आता है, जिसको देख सैंग वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जोंग आवाज लगाता है, बोलो। और हम देख पाते हैं वहाँ पर रेड आते ही अपने हाथों को सैंग के आर पार कर दिया होता है और उसके दिल को पकड़कर उसे धड़कने से बंद करते हुए बोलती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हमला करने की? क्या तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है? तभी जोंग कहता है, सच में यार, तुम तो अलग ही लेवल पर हो। रेड बताती है, तो तुम्हें अब महसूस हुआ? वैसे भी इसकी एक्यूपंक्चर ब्लॉकिंग तुम पर काम नहीं करती, क्योंकि डेथ क्यूआई वह लाइफ क्यूआई से बिल्कुल ही विपरीत होती है। इसीलिए तुम्हारा डेथ क्यूआई से बना हुआ क्यूआई सेंटर तुम्हारे ना कुछ करने के बावजूद भी उसके द्वारा तुम्हारे ब्लॉक किए गए लाइफ क्यूआई से एक्यूपंक्चर पॉइंट को वो खोल देती है। पर खैर अब तुम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो, जिसके चलते अब तुम्हारे मार्शल आर्ट बनने का सपना वो पूरी तरह से चूर चूर हो गया है। तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो? वैसे भी तुम आउटर बिल्डिंग के मास्टर को नहीं मार सकते। जोंग जिसको सुन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, तो अब डीमन सेज उसे पोजेस कर लो। जिस पर रेड बोलती है, तुम सच में एक डेविल हो। वहीं सैंग सोच रहा था आखिर तुम किससे हवा में बात कर रहे हो, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है और वो घबराते हुए कहता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरे सामने लॉर्ड जोंग का एक ढोंगी है और मेरा दिल वो बैठ चुका है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। क्या मैंने कुछ ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जिसे मुझे पहले ही खोज लेना चाहिए था? ये सब सोचते हुए वो कहता है, तुम हो कौन? जोंग बताता है, मैं योनमक फैमिली का तीसरा बेटा जोंग हूँ। इसी के साथ सैंग पूरी तरह से पोजेस हो चुका था डीमन सेज से। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि कहीं पर जाते हुए सोच रहा था, इतनी सारी अजीब चीजें क्यों हो रही है? पहले जब मैं सोकर उठा तो मेरा बिस्तर वो टूटा हुआ था और अब आउटर बिल्डिंग के सभी मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा पोलाइटली एक्ट कर रहे हैं, जो कि पहले हमें सेक्रेटली देखते रहते थे। इतने में उसके सामने एक बंदा आकर बताता है, वेलकम लॉर्ड जोंग, आपका इंतजार कर रहे हैं। जो देख चैन सोचता है, सीरियसली ये सब हो क्या रहा है? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और वो किसी को अपने सामने देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। उसी समय जोंग बोलता है, तो तुम आ गए, ठीक है सर सैंग, अब आप अपने काम पर लग सकते हो। जो सुन सैंग उसे ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। वह इन सारी चीजों को देख चैन की तो फटी पड़ी थी। तभी जोंग कहता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल ही सही समय पर आए हो, मैं नाश्ता कर रहा था, तुम भी क्यों ना मेरे साथ आकर बैठ जाओ। लेकिन भाई साहब चैन वो
कहता है मैं लॉर्ड अभी अभी ये था क्या? जंग बोलता है मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है तो यहाँ पर आकर बैठ जाओ। आगे वो उससे कहता है क्या तुम मुझे योनमॉक के बेसिक टेक्निकों को सिखा सकते हो? चैन जो कि उसकी बातों को सुन रहा था वो पूरी तरह से फिर से शौक में चला गया होता है उसकी बातों को सुन। इसी के साथ हम थोड़े समय पहले देखते हैं जहाँ पर के जंग कोई टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था पर उसमें यह बार बार फेल होता जा रहा था। इसीलिए वो कहता है आखिर मैं इसे कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं बिल्कुल ही सीक्रेट किताब में बताए गए के अनुसार ही कर रहा हूँ पर फिर भी ये नहीं हो रहा है। तो रेड बताती है वे ट्रांसेंडेंट आर्ट है जो कि ट्रांसेंडेंटल प्रिंसिपल को होल्ड करती है, इसीलिए वह किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को पीक तक पहुँचाने की क्षमता रखती है। जंग जिस पर बोलता है हाँ तब तो यह अच्छी बात है ना? रेड बताती है अच्छी बात, बेवकूफ मत बनो, तुम बिना बेसिक टेक्निकों को सीखे ट्रांसेंडेंट आर्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि ट्रांसेंडेंट आर्ट आपको हाई लेवल पर लेकर जाती है और आपको बेसिक से बियॉन्ड पहुंचाने के लिए अलाउ करती है, बीच के सभी अनावश्यक फॉर्मों को स्किप करके। इसीलिए बिना बेसिक नॉलेज के ये तुम्हारे लिए अर्थहीन है। ट्रांसेंडेंट आर्ट भले ही प्रभावशाली लगे लेकिन तुम्हें बेसिक चीजें वो सीखना ही होगा। ये सारी चीजों को याद करते हुए प्रेजेंट में जंग चैन को बताता है ऐसा लगता है कि मैं बेसिक टेक्निकों को जाने बगैर योनमॉक के सारे टेक्निक को नहीं सीख सकता। जो सुन चैन कहता है क्या आप योनमॉक के सारे टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे हो? कहीं आप हेड के पोजीशन के पीछे तो नहीं पड़े हो? जंग बताता है नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जिस पर चैन बताता है मैं बस इसके बारे में जानना चाहता था क्योंकि वह योनमॉक का टेक्निक मार्शल आर्ट की दुनिया में इनविंसिबल स्वॉर्ड टेक्निक है, इसीलिए मैं आपको जरा सा भी उस टेक्निक के बेसिक को नहीं बता सकता। जंग जिस पर हैरानी में कहता है लेकिन क्यों? चैन बताता है क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैंने लोगों का इसका अभ्यास करते हुए केवल कुछ ही बार देखा है। यह टेक्निक केवल योनमॉक फैमिली के अगले लॉर्ड बनने वाले को ही पास डाउन किया जाता है। सही शब्दों में कहूँ तो यह टेक्निक केवल लॉर्ड मॉन्क और उनके बेटों को ही सिखाया जाता है। साथ ही वो सोच रहा था यही कारण है कि सभी बेटे तुमसे नफरत करते हैं। तभी जॉन्ग कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से कहीं पर के लिए निकल जाता है, जिसके पीछे चैन आते हुए कहता है आप कहाँ पर जा रहे हो? जंग बताता है किसी ऐसे के पास जो मुझे बेसिक सिखा सकता है। चैन जिस पर बताता है लेकिन अगर वो आपके आइडेंटिटी को रिवील कर दिया तो क्या होगा? जंग कहता है इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। जिसे लेकर चैन फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन अगले ही सीन में उसके होश उड़ चुके थे क्योंकि जंग उसे अपने साथ लेकर उन चैन के पास पहुंच चुका था और उसे आवाज भी लगाने लगा था। तो चैन उसे रोकते हुए कहता है ये आप क्या कर रहे हो? रुक जाइए, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था वो कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप मिलजुल सकते हैं। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। मुझे वह दिन आज भी याद है जैसे मानो कि वह कल ही की बात हो। उसने लॉर्ड जंग के हाथ पैरों के साथ उसकी कई पसलियां तोड़ दी थी जबकि वे रोते हुए उससे भीख मांग रहे थे छोड़ने के लिए। वह बस अपने 16 साल की उम्र में मार्शल आर्ट के पीक तक पहुंच गया है। जो सुनता हुआ रेड बताती है हम उसे यूज कर सकते हैं, जरा उसकी एनर्जी को देखो, वो किसी प्रोडिजी से कम नहीं। अगर मैं जिंदा होती तो मैं उसे अपना डिसेबल बना लेती, इसीलिए सावधान रहना। सूरज उगने के बाद मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। जंग जिसको कि सुनने के बाद एक स्माइल करता है और चैन को वहीं पर बकबक करता हुआ छोड़ आगे बढ़ चलता है जहाँ पर कि उनचैन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन जंग की उपस्थिति को महसूस कर वह तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और काफी ही बुरी तरह से उसे देखना शुरू कर दिया था। वहीं जंग जब उसे हेलो करने की कोशिश करता है तो चैन फिर से उसे आकर रोकते हुए बोलता है आप ये क्या कर रहे हो? चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। जबकि इधर उनचैन सोच रहा था आखिर वो डरा क्यों नहीं। आगे वो कहता है दफा हो जाओ, अगर तुम मरते दम तक पिटना नहीं चाहते हो तो। इतना बोलते हुए वो अचानक से ही किसी चीज को देख हैरान था और उससे पूछता है आखिर तुम्हें यह कैसे मिला? तो जंग कहता है क्या तुम्हें यह चाहिए? जिस पर उनचैन कहता है क्या यह सच में असली है? जंग बताता है इसे खुद से ही चेक कर लो। इतना बोलकर वो उसे उस सीक्रेट किताब को दे देता है, जिसको जब उनचैन देखता है तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वह सोचता है यह तो बिल्कुल ही ओरिजिनल है, हमारे फादर का सीक्रेट किताब। लेकिन तभी उसकी नजर फटे हुए पन्नों की तरफ जाता है, जिसको देखते हुए वो पूछता है इसके फटे हुए पन्ने कहाँ पर गए? जंग बताता है वो तो मेरे दिमाग में है। जो सुन बड़े ही गुस्से में उनचैन पूछता है आखिर तुमने यह बुक कहाँ से लाया है? जिस पर जंग उससे कहता है महत्वपूर्ण ये चीज नहीं है, महत्वपूर्ण यह चीज है कि वो अब मेरे हाथ में है। उनचैन जिसको सुनते ही
बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था और चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो? कहीं तुम ये बताने के लिए तो नहीं आए हो कि हाउस का नया हेड तुम बनोगे और मैं इसके बारे में सपना भी ना देखूं? तो बेवकूफ, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी चालों में नहीं आने वाला। जोंग बताता है, लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है। मैं तो यहाँ पर बस एक सौदा करने के लिए आया था। मुझे हाउस का नया हेड बनने जैसे किसी भी बेकार चीज में दिलचस्पी नहीं है। उनचन जिसको सुन पहले तो हैरान होता है, बाद में उससे कहता है, तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए हो? अगर हाँ तो बेवकूफ, यहाँ से निकल जा। इतना बोलते हुए वो उसे काफी ही जोरदार पंच करता है, जिसको देख चैन वो बुरी तरह घबरा चुका था और तुरंत ही उनचन के सामने आते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि 2 साल पहले क्या हुआ था। तो उनचन बताता है, मैं तो बस उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो दोबारा इस तरह की चालें ना चले। वहीं जोंग उसके पंच खाने के बाद सोच रहा होता है, अरे बाप रे, तो ये होती है एक पीक की पावर। वो तो सच में एक अलग ही लेवल पर है। पहले जिसमें काली तलवार वाले आदमी से मिला था वो किसी आपदा से कम नहीं था, पर बाद में मैं सर सैंग और सर जैम जैसे लोगों को संभालने में पूरी तरह से एबल हो गया। लेकिन अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका है कि वे लोग क्यों उनचन को लेकर इतना हंगामा मचा रहे थे। वो तो बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर है। लगता है इस बार मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं देगा। क्या मैं भी मार्शल आर्ट सीख कर उसके जैसे लेवल पर पहुंच सकता हूँ और अपने दादाजी का बदला ले पाऊंगा? ये सब सोचने के बाद वो कहता है, यार तुम्हारा पंच वो बहुत ही ज्यादा हल्का था। जिस पर उनचन बोलता है, ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है मेरा वह पंच तुम्हारे मुंह को चुप कराने के लिए काफी नहीं था। तो अब तैयार हो जाओ, अब की बार जो तुम्हारी पिटाई होगी उसे तुम पिछली बार की तरह कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो चैन बताता है, लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, तो रुक जाओ और मेरी बात को सुनो। पर उनचन उसकी बातों को सुनने के लिए जरा सा भी तैयार नहीं था। तो वो कहता है, लगता है कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है उस सीक्रेट किताब को लेडी सियोक या फिर पियोंग को देने के अलावा। तुम्हें पता है ना, अगर पियोंग नया हाउस का लॉर्ड बन जाता है तो क्या होगा? वे लोग तब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर उनचन बोलता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जोंग बताता है, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि जिसकी लाइफ जोखिम में है वो तुम हो, लेकिन यदि यह तुम्हें धमकी की तरह लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सुनता हुआ उनचन वो बिल्कुल ही खामोश हो चुका था और उससे पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? उसकी ऐसी बातों को सुन बेचारा चैन वो डरते हुए सोच रहा था अब आगे क्या होगा। वहीं जोंग वो तो कुछ भी नहीं बोलता, बस स्माइल कर रहा होता है। लेकिन थोड़े समय बीत जाने के बाद वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? उनचन जो सुन कुछ भी नहीं बोलता है। तो जोंग कहता है, ऐसी बातें मत करो जैसे कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। उनचन बताता है, हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? मैंने तुम्हें 2 साल पहले इतनी बुरी तरह पीटा था कि तुम हमेशा मुझसे डरे हुए रहते थे, यहाँ तक कि मुझसे बात करना तो दूर मेरे सामने आने से भी बचते थे। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हें जानने के लिए? तो जोंग बताता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा हाफ ब्रदर के रूप में तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? और वैसे भी वो लड़ाई 2 साल पहले हुई थी, इसीलिए बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? क्या तुम्हें पता है मैं कैसे सोचता हूँ, मेरा जीवन कैसा है? या फिर तुम जानते हो मैं हाउस का लॉर्ड क्यों नहीं बनना चाहता? वो इसकी ऐसी बातों को सुन उनचन वो चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम मेरे बारे में जानते हो? तुम सबने मुझे एक कमीने बच्चे की तरह देखा और हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखे। तुम लोगों ने कभी भी मुझे स्वीकार नहीं किया। जिसे लेकर जोंग कहता है, तब तो तुम्हें हम भाइयों के बीच एक समझौता कर लेना चाहिए था। ये सबसे आसान रास्ता होता, तुम हम सब में अच्छे थे। उनचन जिसको सुन और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उसे मानो रोना आ रहा था, क्योंकि उसका छोटी फैमिली से आने के कारण सब लोग उसे अपने से नीचे देखते थे। इसीलिए वो अपना पूरा दिन रात एक करके ट्रेनिंग को दिया ताकि वो सभी की नजरों में ऊपर उठ सके। और आज उसे कोई मिल चुका है जिसने कि उसे पहचाना, और वह पर्सन कोई और नहीं जोंग था, जिसे लेकर उसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसे लेकर जोंग उससे नफरत करता होगा। इन सारी चीजों को लेकर वह बहुत ही बड़ी सोच में डूब चुका था और आगे कुछ समय तक सोचने के बाद वो कहता है, सब ठीक है, मुझे बताओ आखिर तुम कौन सा सौदा करना चाहते हो? मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। जो सुनते ही जोंग वो डेविल स्माइल करना शुरू कर देता है। बाद में उसे जो कुछ भी पूछना था वो सारी चीजें पूछने के बाद वो वापस आ रहा था। वहीं पीछे चैन सोच रहा होता है, लाजवाब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि
वह इसमें कामयाब होगा, पर वो जो चाहता था उसे उसने हासिल कर लिया। इसी के साथ वो कुछ समय पहले की बात याद करता है जहाँ पर कि जोंग ने कहा था, मेरी 3 शर्तें हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम हाउस के हेड बन जाते हो तो मुझसे पंगा नहीं लोगे। दूसरा, तुम मुझे पर्याप्त आर्थिक सहायता करोगे, यानी पैसों की जितनी जरूरत होगी उसे देनी पड़ेगी। बताओ क्या तुम मुझसे ये सारे वादे करते हो? उनचन बताता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक तुम मुझसे पंगे नहीं लेते मैं भी तुमसे पंगे नहीं लूंगा। तो बताओ अब आखिरी शर्त क्या है तुम्हारा? जोंग जिस पर बताता है, तीसरा और आखिरी शर्त यह है कि तुम मुझे योनमो के बेसिक टेक्निक सिखाओगे। चैन इन सारी बातों को याद करते हुए सोच रहा था। उसने तीसरी शर्त कुछ इस तरह मांगे कि मानो उसे कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि उनचन इसका पता लगा लेगा। लेकिन उसे इस बारे में जरा सा भी संदेह नहीं हुआ और न ही उसे शक हुआ कि वह कोई असली जोंग नहीं है। वह तो बस इस चीज को लेकर उसका मजाक उड़ा रहा था कि आखिर वह बेसिक टेक्निक कैसे भूल सकता है, और इसी कारण से उसने उसे बेसिक टेक्निक सिखा दी। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि उनचन के पास प्रोडिजी के टैलेंट होने के बावजूद भी उसे उस टेक्निक को समझने में 4 घंटे लगे थे। लेकिन जोंग उसने इसे केवल एक ही बार में सुनकर समझ लिया। वह सच में अभी तक जिंदा किसी भी इंसान से ज्यादा बुद्धिमान है। पर खैर यह वह नहीं था जो मैं चाहता था, लेकिन शायद यह अच्छी बात है कि मैं उसके साइड में हूँ। ये सारी चीजों को सोचने के बाद जोंग बोलता है, आपने बहुत अच्छा काम किया माय लॉर्ड। हालांकि दुख की बात है आपको उसे सीक्रेट किताब की चीजें बतानी पड़ी। तो जोंग कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने उसे असली चीजें नहीं बताई है। जिसको सुन चैन हैरानी में वहीं रुक गया था। वहीं जोंग उसे बताते हुए कहता है, शायद यह अच्छा होगा कि यह चीजें मेरे तक ही सीमित रहे, इसीलिए मैंने उसे सीक्रेट किताब के मंत्रों को गलत तरीके से सिखाया और हर 13वें और 14वें अक्षर को बदल दिया है, जिसके चलते बीच बीच में मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं उसे पता न चल जाए। लेकिन अंत में सब कुछ ठीक रहा। अगर मैंने उसे सारी चीजें सही सही बता देता तो यह उनचन के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाता। जो सुन चैन कहता है, लेकिन माय लॉर्ड अगर वह मंत्रों को गलत तरीके से बोलता है तो उसके कारण उसे गंभीर चोट लग सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वह QI पर कंट्रोल खो दे और मर भी जाए। जोंग जो कि सुन कुछ भी नहीं बोलता और बस स्माइल करता रहता है। जो देख चैन बोलता है, यह बंदा वह असली डेविल है, इसे फर्क नहीं पड़ता कौन मरता है और कौन जीता है। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है भूत छाया की ओर, जहाँ पर कि डिवाइनरी को किसी तरह के रिचुअल को कर रहा था और वहीं पर भूत छाया का लीडर इधर उधर घूमते हुए कहता है, अभी तक डिवाइनरी शक का कोई भी खबर नहीं आया है। वह सिनमायों के आत्मा को शांति देने में विफल रही और लेडी श्योक को भी धोखा दे दिया, जिसके चलते श्योक फैमिली से अब हमारा संबंध वो बुरी तरह से खराब हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि हमारे क्लैन ने पूरी तरह से अपनी डिग्निटी को खो दिया है। तो मेरे प्यारे डिसाइबल, जाओ और डिवाइनरी शक को खोजो और अपनी डिग्निटी को पुनः स्थापित करने के लिए सच्चाई को निकालो। जो सुनते ही आगे से आवाज आती है, आपका शब्द मेरा ऑर्डर। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। पर यार आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को यह सीरीज पसंद नहीं आ रही है? इसके लास्ट एपिसोड पर रिस्पॉन्स काफी ही ज्यादा बेकार रहे, जहां हर एपिसोड पर 1000 से ऊपर कमेंट आते थे। लास्ट एपिसोड में 500 कमेंट भी पूरे नहीं हुए। लगता है आप लोग इस सीरीज से बोर हो चुके हो। शायद मुझे किसी अच्छी सीरीज को ढूंढना चाहिए। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई अच्छी सी सीरीज है तो प्लीज कमेंट करिए। लेकिन हाँ, ऐसी सीरीज को कमेंट करना जिससे कि अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी एक्सप्लेन ना किया हो। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज के अगले एपिसोड पर भी काम करूं तो प्लीज कमेंट में कंजूसी मत करो यार, अच्छी कमेंट किया करो, हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो वाले भाई कुछ अच्छा सा कमेंट कर ले, जानते हैं हमें अगला एपिसोड भी लाना है, तो बार बार आप लोगों को नेक्स्ट कमेंट बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसकी जगह कुछ अच्छा कमेंट करो ताकि हमारा जोश भी उफान मारता रहे और आप लोगों को डेली नए कुछ न कुछ बेहतर देखने के लिए मिलता रहे। खैर काफी बातें हो गई, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाकी स्क्रीन पर आ रहे स्टोरी को देखना मत भूलना, अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को मजा आएगा।